नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में बटोरी हैं सुर्खियां। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने यूएन में लीडरशिप फॉर पीस पर चर्चा के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत ने इस पर किस तरह पलटवार किया और पाकिस्तान को आईना दिखाया, इस पर हम आपको देंगे पूरी जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को उसके ही घर में घेरते हुए उसकी हर नापाक कोशिश को नाकाम किया। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के पहले सीडीएफ आसिम मुनीर, जो कि 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, लेकिन यह मुलाकात पाकिस्तान और मुनीर के लिए कांटों का ताज बनने वाली है। क्यों, यह हम आपको आगे बताएंगे। आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन का काफी करीबी माना जा रहा है। पाकिस्तान इससे फूला नहीं समा रहा है, लेकिन क्या यह पाकिस्तान और मुनीर की सबसे बड़ी गलती होगी? पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात करेंगे कि चुनावों के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश में हिंसा की आग एक बार फिर से भड़क उठी है। हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के कार्यालय में आग लगा दी। अवामी लीग और छायानट के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में बांग्लादेश में चुनाव कराना संभव है? इसके अलावा भी दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को भारत की दो चूक की। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और यूएनएससी में लीडरशिप फॉर पीस पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने वही किया जो उसकी पुरानी फितरत रही है। और उसके बाद भारत ने तथ्यों के साथ पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। लीडरशिप फॉर पीस विषय पर हुई डिबेट में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग गाया। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा यूएन के मंच पर उठाने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि उसे आईना भी दिखाया। भारत ने साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा और सिंधु जल संधि समझौता भी निलंबित रहेगा। यूएन में भारत के राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। कश्मीर का जिक्र करना पाकिस्तान की गलत सोच का सबूत है। यूएन जैसे मंच से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान लोगों को बांटने वाला एजेंडा चला रहा है। पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता। India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. और पर्वत नैनी ने आगे कहा कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का अनावश्यक जिक्र करना भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच को दिखाता है। पर्वत नैनी इमरान खान का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आईना हमने दिखाया है और कहा है कि इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में उन पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स की उस चिंता का भी जिक्र किया जिसमें अदालिया जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया गया है। यानी यूएन में भारत ने पाकिस्तान को इमरान खान के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और वहीं इस मौके पर भारत ने साफ कर दिया कि आतंक पर जब तक पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगा, सिंधु जल संधि निलंबित ही रहेगी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ
सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के साथ पानी नहीं बहेगा, यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और आपको बता दें कि यूएन में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनैनी ने कहा कि 65 साल पहले भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए 3 युद्ध छेड़े। पाकिस्तान ने भारत में हजारों आतंकी हमले करवाए। पहलगाम में धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखने का फैसला किया है और जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को खत्म नहीं करता, यह संधि निलंबित ही रहेगी। भारत आतंकवाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, पाकिस्तान के पहले सीडीएफ आसिम मुनीर एक बार फिर से अमेरिका जा रहे हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति का निर्णायक चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान का हर फैसला, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो, सुरक्षा से या फिर विदेश नीति से, सीधे अब आसिम मुनीर की सहमति से ही हो रहा है। पाकिस्तान में सेना ही असली सरकार है, ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है, लेकिन पहली बार है जब सेना प्रमुख के पास इतनी शक्तियां हैं और यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। 6 महीनों में ये तीसरी मुलाकात होगी जिसमें शायद गाजा फोर्स पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना को भी इसमें शामिल होना है। अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम बहुल देशों की सेना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा हो। तो ये समझने वाली बात। I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. और अब गाजा में सीज फायर का दूसरा चरण लागू होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमास को बाहर निकालना। इजराइल ने पहले ही साफ किया है कि हमास को अपने हथियार छोड़कर गाजा से बाहर जाना होगा, लेकिन हमास ने इस पर अब तक हामी नहीं भरी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में तैनात होगी तो क्या वो हमास के खिलाफ एक्शन लेगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जहां गाजा पीस प्लान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। और अब अगर पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ गाजा में हमास के खिलाफ उतरता है तो आसिम मुनीर को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये ओल्ड ग्रेड गेम न्यू ग्रेड गेम बन गया है। अब इस न्यू ग्रेड गेम में टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी फ्लोज, ट्रेड फ्लोज इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि गजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। तो गजा को स्टेबलाइज करना ये अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो लेजिटिमेसी मिलती है यूएस के पीस प्लान को। और ट्रंप का यह फरमान पाकिस्तान पर तगड़ा दबाव डालने की कोशिश है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर 2025 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के प्रस्ताव को पास किया तो पाकिस्तान ने उस समय काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रस्ताव पेश करने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया और इसके समर्थन में मतदान किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान नतीजे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थन का दावा किया तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्लान को सपोर्ट करने का दिखावा भी किया। पाकिस्तान का यह डबल गेम अब मुनीर को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान में लोगों के लिए गाजा महज एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैचारिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल के समर्थन में अगर पाकिस्तानी सेना गाजा गई तो पाकिस्तान में आक्रोश भड़काना तय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सवाल सरकार पर नहीं, सेना यानी सीडीएफ आसिम मुनीर पर होगा। लोकल रिलीजियस लीडर्स जो हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो नहीं अलाउ करेगा कि हमास, जो कि एक बहुत हीरोइक फोर्स मानी जाती है, कि हमास को डीमिलिटराइज करने में पाकिस्तान के ट्रूप्स की कोई भूमिका रहे। लेकिन हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसी दोहरी नीति चली है। और आइए पाकिस्तान के बाद अब आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश। चुनाव से पहले बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। 3 दिन से बांग्लादेश की सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। जुलाई 2024 में हुए आंदोलन के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में भारी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम ओलो के कार्यालय जला डाले। हमले के बाद करीब 25 पत्रकार 3 घंटे तक न्यूज रूम में ही फंसे रहे। हादी की मौत की खबर आते ही ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग चौराहे पर सैकड़ों छात्र और लोग इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। ढाका में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मशहूर बंगाली सांस्कृतिक भवन छायानट के परिसर में भी तोड़फोड़ कर दी। देर रात परिसर में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। 1961 में स्थापित छायानट बांग्लादेश की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक है, जो बंगाली संगीत, विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। और पूरा मामला यदि आपको बताएं तो 12 दिसंबर को विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार करते वक्त नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली हादी के सिर में लगी और हादी की हालत खराब होने के बाद एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। मोहम्मद यूनुस ने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हादी के हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा, हत्यारों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और आइए तो आपको बता दें कि उस्मान हादी की मौत से बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा हुई है और इस हिंसा की एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद ये पूरा बवाल मचा है और आपको बता दें कि उस्मान हादी का अंतिम संस्कार भी वहां पर हुआ। और अब आपको बताते हैं कि कौन था उस्मान हादी। उस्मान हादी जो था, जिसकी मौत पर यह पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। उस्मान हादी 32 वर्षीय इसकी उम्र थी और जुलाई प्रोटेस्ट के बाद हादी जो है सुर्खियों में आया था। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता उखाड़ी गई, तो उसके जो आंदोलन हुए उसमें हसीना को सत्ता से बाहर करने के बाद उसके उस नेता के तौर पर उभरा था। और विद्रोह की सफलता के बाद हादी ने इंकलाब मंच बनाया, मतलब अपना एक मंच बनाया। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हादी ने लड़ने का ऐलान किया। मतलब एक युवा चेहरा जो कि एक विरोध के बाद में सुर्खियों में आया और ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर चुका था। हादी का जन्म जलकाटी जिले में हुआ था
और 32 वर्षीय उस्मान हादी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है। और तो और यूनूस सरकार ने बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। तो मतलब एक तरीके से उस्मान हादी की जो खबर है वो एक ऐसी खबर है जिसके बाद बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा और आग की लपटों में झुलस रहा है। और अब आपको बांग्लादेश से आई एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे देख पूरी दुनिया सकते में है। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, ऐसे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस खबर से आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। हम आपको तस्वीर दिखा नहीं सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इस घटना की कहानी आपको बताते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कथित ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास है, उसे भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, यानी कि उसकी हत्या कर दी। मृतक के शव को पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। इस घटना के दौरान भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। हालांकि बाद में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दीपू चंद्र दास की घटना में संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और यूनुस ने कहा है कि इस क्रूर अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो मतलब हम आपको कह सकते हैं कि जो है हादी, जिसकी मौत से पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है, और उसके बाद में अब जो अपडेट फिलहाल सामने है कि जो इसमें शामिल थे हादी की हत्या में, उनकी गिरफ्तारी वहां पर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार का, जो कि ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समझना चाहेंगे नवल, हम ये सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं कि फिलहाल वर्तमान में बांग्लादेश जो है वो उस्मान हादी की मौत के बाद में हिंसा की आग में झुलस रहा है, और अब गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। देखिए, आज दोपहर 2 बजे के बाद ये उस्मान हादी के जो शव है उनका अंतिम जो क्रियाक्रम है वो हुआ, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी वहां पे थे जी। लेकिन जो एक घटना हुई और उसके बाद 3 दिन से जो बांग्लादेश में हिंसा प्रदर्शन जो हो रहा है, तो उस्मान हादी की मौत एक निमित्त बना है। लेकिन ये जो एक निमित्त भी है और बहाना भी है। अदरवाइज पहले से ही बांग्लादेश में हालात जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां है, जिस तरीके का पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, उन लोगों को कोई ना कोई निमित्त चाहिए था जो उस्मान हादी की मौत के रूप में मिला है। और जो माहौल अभी बना है उसमें जो भी स्टेक होल्डर है बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल स्फीयर में, सब लोग जिम्मेदार है। 2 दिन पहले प्रथम आलो और डेली स्टार न्यूज़पेपर के जो उनका भवन है उनको जलाया गया। काफी बड़ी वारदात मीडिया के फील्ड में माना जाता है। और 25 के आसपास पत्रकार जो है सत पे फंसे रहे 2-2.5 घंटे तक, और आर्मी और अग्निशमन दल आया और उसके बाद उन्होंने उनको बचाया जी। लेकिन जब ये फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो है वो पिछले 1-1.5 साल से सोशल मीडिया में अपनी अपनी स्टेटमेंट देते थे, बयानबाजी करते थे, या जो एक वैचारिक तौर पे हिंसा फैलाने की जो उनकी जो साजिशें चल रही थी, तो मीडिया जो है वो साइलेंट रहा, वो उनको तूल देता रहा। उसको जो कंडेम करने का कोई भी मीडिया जगत के लोगों ने साहस नहीं दिखाया। लिबरल फोर्सेस जो है बांग्लादेश में, सिविल सोसाइटी और लिबरल फोर्सेस, वो बहुत ही श्रिंक हो चुका है। और कहीं ना कहीं मीडिया भी उनके जो फंडामेंटलिस्ट के जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो प्रोपेगेंडा को तूल देने में मीडिया भी जुड़ा हुआ था। तो अभी जो वैचारिक तौर पे हिंसा की बातें चल रही थी और वो वर्ड्स में जो हो रहा था वो एक्शन में आया, और उसकी झपट में सबसे पहले मीडिया चढ़ा। सबसे पहले मीडिया उनकी झपट में चढ़ा। अदरवाइज जब 1.5 साल से यहाँ पे जो भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है उसमें काफी सारे मंच बने हुए हैं, जो स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट से जुड़े, जो सबको यहाँ पे नेता बनना है, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल गुटबाजी है, 50-100-200 लोगों का ग्रुप बना के किसी को भी मैन हैंडल करते हैं, किसी का भी हैरेसमेंट कर लेते हैं, कहीं पे भी ये मॉब जस्टिस कर लेते हैं। उस टाइम पे मोर और लेस देखा जाए तो मीडिया जो है बांग्लादेश में, मीडिया वो साइलेंट रहा है, उसको कंडेम नहीं किया, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपनी जब जहां पे उनको सहूलियत है, उनको जब बेनिफिट मिलता है तो उसको वो सपोर्ट करता है।
लेकिन जहां वो लोगों का क्या होगा, डेमोक्रेसी का क्या होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे जब अटैक हो रहा है तब भी मीडिया और बड़े जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो सब चुप रहे। उसी का ये नतीजा है कि आज मीडिया के ऊपर अटैक हो रहा है या वायलेंस हो रहा है। बिल्कुल, और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता हुआ बांग्लादेश है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली कैसे होगी। चुनाव की बातें कही जा रही हैं, लेकिन चुनाव क्या निष्पक्ष हो पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल परमार इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशंस, और आइए अब आपको बताते हैं अगली खबर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव की। रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की कोशिशें काफी समय से चल रही हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो रूस की उस मांग को मानने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ये पूरा युद्ध छिड़ा था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विचार करना होगा। आपको बता दें कि पहली बार जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता को लेकर एक लचीलापन दिखाया है, जिसके बाद युद्ध विराम की उम्मीदें अब बंधने लगी हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन पीस प्लान फिलहाल अटक गया है। आपको बता दें कि डोनबास पर दरअसल ये पूरा पीस प्लान जो है वो अटका हुआ है। जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं जेलेंस्की। मतलब जेलेंस्की का यह कहना है कि अमेरिका पूरी सुरक्षा की गारंटी दे। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को इसके एवज में डोनबास छोड़ना होगा, डोनेस्क से सेना पीछे हटानी होगी, और साथ ही अमेरिका ने जेलेंस्की को डोनबास छोड़ने के लिए कोशिश तो की है, लेकिन वास्तविकता यह है, ऐसा अपील कर रहा है अमेरिका, लेकिन जेलेंस्की डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पूरा प्लान है, जो पीस प्लान है, वो इसमें अटका हुआ है कि कुछ शर्तें सामने रखी गई हैं और उसमें डोनबास को छोड़ने की बात कही है, लेकिन एक तरीके से जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि मैं डोनबास नहीं छोड़ूंगा। ये मानने को वो फिलहाल राजी नहीं है। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन को इस सीजफायर की कीमत अपनी कुछ जमीन खोकर चुकानी होगी। मतलब कुछ ना कुछ बड़ी कीमत उन्हें देनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है उसकी समाप्ति के लिए भी एक पहल करी है, और उस पहल के अंतर्गत कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मसलन कि यूक्रेन को न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, और हो सकता है कि यूक्रेन को कुछ टेरिटरीज जो हैं उसको भी देना पड़े। और अब आपको बताते हैं कि रूस ने युद्ध विराम के लिए क्या क्या शर्तें रखी हैं, यह भी आप जानिए। युद्ध विराम के लिए रूस की जो तमाम सारी शर्तें हैं उनका बात करें तो लुहांस्क और डोनेस्क रूस को मिले, ये पहली और महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। और यह भी कहा गया है कि अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी युद्ध विराम हो, यह महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। यूक्रेन को नाटो सदस्यता न दी जाए, यह भी शर्त रखी गई है, और यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती ना हो, यह शर्त है रूस की तरफ से। फ्रंट लाइन से अपने हथियार हटाए नाटो, तो यह बड़ी शर्त
वहां पर रखी गई है।